हेलो स्टूडेंट्स, अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं दीपशिखा द्विवेदी आज अपने हिस्ट्री क्लास का 4th क्लास में लेने जा रही हूँ। इस 4th क्लास में आप देखेंगे पहले जो आपने पढ़ चुका है उसके बारे में हम थोड़ा सा उधर देखेंगे क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद हम जो आज का हमारा फ्रेश टॉपिक होगा उसको लेकर चलेंगे। पहले पिछला थोड़ा रिवाइज करते चलेंगे। हमने देखा था कि दिल्ली में जो गौरी था उसके गुलाम जो थे 3 गुलाम, उसमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो मामलुक वंश या गुलाम वंश का नींव डालता है दिल्ली में 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है घोड़े से गिरकर, एक खेल होता है घोड़े पर बैठकर खेलने वाला चौगान, वो चौगान खेलते समय मर जाता है, ये आपने पढ़ लिया था। उसके मरने के बाद उसने अपना उत्तराधिकारी किसी को नियुक्त नहीं किया था। जो पहले से एक गौरी के समय में भी ये समस्या थी उत्तराधिकार की समस्या कि किसे राजा बनाया जाए, किसे शासक बनाया जाए गौरी की मृत्यु के बाद, तब उसके गुलामों को बनाया गया था। यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ भी वही फिर से उत्पन्न होता है उत्तराधिकार की समस्या। यहाँ भी इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो किसी को अपना उत्तराधिकारी चुनता नहीं है। तो आराम शाह होता है। कुछ इतिहासकारों ने आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा बताया है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसे बेटा नहीं कहा है। मतलब इस पर थोड़ा विवाद चल रहा है। किसी ने कहा कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का ही पुत्र था और किसी ने कहा कि नहीं, ये पुत्र नहीं था, ये एक गुलाम था। तो चलिए आगे देखते हैं कि आराम शाह कौन था और इसके बारे में पढ़ते हैं। इसने कितने समय तक शासन किया दिल्ली पर और इसके बाद किसका शासन हुआ दिल्ली पर। और अभी थोड़ी जो दिल्ली सल्तनत जो चल रहा है ना, इसका 1-2 और क्लास चलेगा। उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत में ये वंश मामलुक वंश समाप्त हो जाएगा और दूसरा वंश जो 5 वंशों ने राज किया, तो पहला वंश जो मामलुक वंश था इसमें 1 और क्लास चलेगा। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, दूसरे वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं हमारा पॉइंट क्या कहता है और पॉइंट को पढ़ते चलेंगे, इसे समझाते भी चलेंगे। तो पहला पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की पुनः समस्या उत्पन्न हो गई। इस तथ्य पर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि ऐबक का कोई पुत्र नहीं था, केवल 3 पुत्रियां थीं, परंतु कुछ इतिहासकार आराम शाह को ऐबक का पुत्र बताया है। आराम शाह एक कमज़ोर एवं अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, जबकि उस समय योग्य शासक की आवश्यकता थी। अनेक तुर्क योग्य अमीरों ने उसे गद्दी पर बैठाने के विरोध में थे। ये तुर्क अमीर अपने प्रांत को स्वतंत्र घोषित कर दिए। इसका मतलब था, आपको जैसे मैंने बताया है कि ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं और कुछ मानते हैं, कुछ जो इतिहासकार थे वो मानते हैं कि ऐबक का पुत्र आराम शाह था। आराम शाह का व्यक्तित्व के बारे में आप जानें कि आराम शाह कैसे व्यक्तित्व का इंसान था, तो वो कमज़ोर एवं अयोग्य साबित हुआ। लेकिन अभी दिल्ली में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक बस बहुत कम समय के लिए, अल्प समय के लिए दिल्ली पर राज कर सका और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में ही उसके 4 से 5 साल बीत गए और इससे आगे वो कुछ नहीं करने पाया। एक कुतुबुद्दीन ने जो कुतुब मीनार का नींव रखा उससे भी पूरा नहीं कर पाया। एक जो उसने मस्जिद बनवाया, तो अपने काम उसने अभी शुरू ही किए थे, उसके बाद उसकी तुरंत से मृत्यु हो गई। तो अभी उस सल्तनत को, दिल्ली सल्तनत को संभालने के लिए, उस वंश का नींव रखने के लिए एक योग्य शासक की आवश्यकता थी और लंबे समय तक शासन व्यवस्था को लागू करने की, कायम करने की, उसे व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। और यहाँ आराम शाह जब अयोग्य साबित हुआ तो भावी सी बात है, एकदम स्वाभाविक सी बात है कि ये अयोग्य साबित हुआ, तो इसके जगह पर किसी और ने इसका जगह लिया। अब उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब जितने भी तुर्क अमीर थे, सरदार थे, प्रांतों के जो सरदार थे, जब उनका राजा अयोग्य होगा तो वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। खुद को जो तुर्क सरदार जो थे खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा राजा योग्य नहीं है, हमारे विद्रोह को नहीं कुचल पाएगा, हमें दबा नहीं पाएगा। इसीलिए वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। तो और देखिए
कहाँ किन किन प्रदेशों के सरदारों ने स्वतंत्र शासन घोषित किया आराम शाह के शासनकाल में? तो बंगाल का जो उस समय सरदार हुआ करता था अली मर्दान खान, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। कुबाचा, जो 3 उसके गुलाम थे ना गौरी के, तो उसमें एक कुबाचा भी था, यादोस था, नसरुद्दीन कुबाचा था। तो कुबाचा के अधीन में जो सिंध का क्षेत्र था वो भी स्वतंत्र हो गया। इस स्थिति में दिल्ली के अमीर तुर्क सरदारों में प्रमुख अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को सुल्तान का पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। तो अब देखिए एक नया आया इल्तुतमिश। तो ये इल्तुतमिश कौन था और इसे किसने, ठीक है, ये इल्तुतमिश कौन था और इसे किसने सरदार या सुल्तान नियुक्त, शासक या सुल्तान नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजा, उसे आमंत्रित किया? ये इस्माइल कौन था, इसके बारे में जानेंगे। तो इस्माइल जो था, अली इस्माइल, ये भी एक दिल्ली का तुर्क अमीर ही था, तुर्क अमीर सरदार हुआ करता था अली इस्माइल। इसने और कुछ सरदारों की सहमति से इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश कौन था, तो इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इल्तुतमिश जो होता है वो ऐबक का दामाद भी होता है। ऐबक अपनी एक लड़की का शादी कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के साथ करता है। अब इल्तुतमिश की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, तो ये आप सुनेंगे कि जब गौरी रहता है, गौरी जो होता है ना दिल्ली भारत पर आक्रमण करता है, उसके दौरान ऐबक की योग्यता आपने पढ़ी थी कि ऐबक वहाँ पर बहुत साहसी वीर और साहसी कार्य से गौरी को अपने समर्थन में रखता है और अपने आप का अपना प्रभाव जमा लेता है। उसी प्रकार से उसी समय ये इल्तुतमिश जो होता है वो भी गौरी के साथ उसके आक्रमण पर अभियान पर जो वो अभियान करता था, सैन्य अभियान, उसमें जाया करता था। और इल्तुतमिश भी एक साहसी व्यक्ति हुआ करता था, ये भी बहुत योग्य सैनिक हुआ करता था। तो जो गौरी होता है ना, गौरी जो होता है वो अपने जीवन काल में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐसा आदेश देता है कि इल्तुतमिश एक योग्य सैनिक है, एक साहसी सैनिक है। तो इसकी योग्यता को देखते हुए, इसकी वीरता को देखते हुए और इसकी स्वामी भक्ति को देखते हुए जो मोहम्मद गौरी होता है वो कहता है ऐबक से, उसको आदेश देता है कि इल्तुतमिश को अपने गुलामी के जो अपने गुलामों के जो उसका मतलब वो पूरा था, गुलाम व्यक्तियों का समूह जो था जिसे अपना गुलाम बना के पहले शासक लोग रखा करते थे, तो उस गुलामी के जंजीर से उसे मुक्त कर दे, ये ऐसा आदेश देता है। और उसके साथ सदैव अच्छा व्यवहार करे, उसके साथ सदैव अच्छा व्यवहार करने और गुलामी के जंजीरों से मुक्त करने का आदेश कौन देता है, तो मोहम्मद गौरी देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को देता है। और किसको मुक्त करने के लिए, तो इल्तुतमिश को मुक्त करने के लिए। तो इल्तुतमिश कौन होता है ये आप जान गए, तो वो ऐबक का गुलाम होता है। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी तो एक गुलाम था, ये भी गौरी का गुलाम हुआ करता था। और ऐबक का भी गुलाम, यानी कि गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश ये दिल्ली सल्तनत पर कैसे आ गया, दिल्ली पर राज कैसे किया, उससे पहले इल्तुतमिश, तो उसके साथ ये देख लिए वो कहाँ से आया, कैसे था, पढ़ लिए हम, ये जान लिए। अब इल्तुतमिश जो था दिल्ली का पर शासन करने से पहले वो कोई पद संभालता था, पहले वो और कहीं का किसी प्रांत का राजा हुआ करता था, या मतलब कुछ था, वो पहले से भी किसी शासन व्यवस्था में उसकी कोई भागीदारी थी, तो हाँ बिल्कुल थी। वो इल्तुतमिश जो होता है दिल्ली का राजा कह सकते हैं, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले वो बदायूं का, उत्तर प्रदेश में एक जगह है बदायूं का सूबेदार उस ज़माने का पद हुआ करता था। और इस समय के इसका नया जो इसका नाम हो गया वो गवर्नर, ठीक है, तो गवर्नर के पद पर नियुक्त था उस समय इल्तुतमिश जो था। जब उसे मोहम्मद अली इस्माइल ने सुल्तान पद के लिए आमंत्रित किया, सुल्तान यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया, उस समय इल्तुतमिश क्या था, तो उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। ये भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जब सुल्तान पद के लिए आमंत्रित जब अली इस्माइल के द्वारा इसे किया गया, इल्तुतमिश को किया गया, तो उस समय इल्तुतमिश
कहाँ का गवर्नर हुआ करता था, तो बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। या ये भी पूछ सकता है कि वो किस पद पर था, तो वो गवर्नर पद पर नियुक्त था, या सूबेदार भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में गवर्नर ना मिले तो आप सूबेदार में भी टिक लगा सकते हैं। तो देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जैसे ही इल्तुतमिश को अब किसी एक वीर पुरुष को, किसी को भी एक, देखिए जब वो छोटे पद पर है और उसे सुल्तान के पद के लिए आमंत्रित किया जाएगा, तो कोई भी है वो स्वाभाविक सी बात है कि वो जाएगा ही। तो इल्तुतमिश जो होता है वो तुरंत फ़ौरन ही निमंत्रण को स्वीकार करता है और दिल्ली की तरफ कूच करता है, मतलब अपनी पूरी सैनिक व्यवस्था को लेकर दिल्ली की तरफ चल पड़ता है, बदायूं से दिल्ली की ओर चल पड़ता है। तो जब दिल्ली की ओर जाता है तो उस समय देखेंगे दिल्ली पर ऐबक के मरने के बाद शासन का बागडोर किसके हाथ में आया, तो आराम शाह के हाथ में आया। आराम शाह मात्र 8 माह के लिए मात्र दिल्ली का शासक बनता है। और उसके बाद जो तुर्क अमीर जितने होते हैं, जो तुर्क अमीर होते हैं, अली इस्माइल उसका मुख्य समझी भूमिका उसमें निभाता है। इल्तुतमिश को बुलावा देने के लिए वो आमंत्रित करता है। तो इतने समय के बाद इल्तुतमिश को इससे पहले उस दिल्ली के बारे में जानकारी नहीं थी कि वहाँ हमको जाना चाहिए। वो उसने अपने इच्छा से, अपनी मतलब मन से वो वहाँ आक्रमण करने नहीं गया था, वो अली इस्माइल के बुलावा पर गया। और गया तो आराम शाह भी आया, वहाँ से दिल्ली से अपने दरबार से निकला इस पर हमला करने के लिए। वो उसको सूचना मिली कि इल्तुतमिश आ रहा है दिल्ली पर हमला करने के लिए। तो आराम शाह भी दिल्ली से निकलता है और इल्तुतमिश भी उधर से आ रहा है। तो दोनों मिलते हैं दिल्ली के निकट, एक स्थान है जुद नामक स्थान पर। ये देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये जुद नामक स्थान पर दिल्ली के निकट ही एक जगह है। दोनों मिलते हैं, उधर से आराम शाह आता है और बदायूं से इल्तुतमिश जाता है। तो दोनों मिलते हैं दिल्ली के निकट एक स्थान पर और वहीं आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में एक युद्ध होता है। ये युद्ध ये निर्धारित करेगा कि दिल्ली पर किसका शासन होगा, दिल्ली का भावी शासक कौन होगा। तो इस युद्ध में आराम शाह के बच्चों हत्या हो जाती है, आराम शाह मारा जाता है इस युद्ध में और दिल्ली का शासन का बागडोर इल्तुतमिश के हाथ में आ जाता है। मात्र 8 माह के शासन काल में आराम शाह का हत्या कर दिया जाता है। उसका जो शासन अवधि होता है, शासन करने का समय होता है मात्र 8 माह, 8 months ओनली, बस 8 माह वो शासन कर पाता है दिल्ली पर। और उसके बाद उसे मारकर इल्तुतमिश दिल्ली का नया सुल्तान बन जाता है। अब इल्तुतमिश का जो चैप्टर होगा ना, इल्तुतमिश के बारे में और वृहद जानकारी के लिए इसने दिल्ली पर के गद्दी पर बैठ के इसने कौन कौन से कार्य किए, इसने क्या क्या किया, ठीक है, किन किन व्यवस्थाओं को लागू किया, अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, उसे सुरक्षित कैसे रखा, उसका विस्तार कैसे किया, उसने कौन कौन से कार्य किए, वो कार्य जनता के बीच में क्या उसका प्रभाव पड़ा, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, इन सभी बातों को जानेंगे। और इल्तुतमिश के बारे में पूरा डिटेल में हम जानकारी बताएंगे आपको, उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा चलेगा इल्तुतमिश का चैप्टर। तो चलिए हम इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इल्तुतमिश कौन था, तो ये ऐबक का गुलाम था, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो भी गुलाम होता है और गुलाम का भी गुलाम, इसीलिए इसे इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अब इल्तुतमिश का शासन अवधि क्या होती है, तो 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश दिल्ली पर शासन करता है। तो 1210 में अब देखिए ये शासन अवधि भी पूछा जा सकता है आपको, ये भी आप याद रखेंगे कि ऐबक जो होता है 1206 से 1210 तक। अब 1210 में आराम शाह बनता है और उसी बीच में 1 साल के अंदर ही मात्र 8 माह के शासन में वो मारा भी जाता है। तो 1210 ईस्वी में ही इल्तुतमिश का राज्यारोहण होता है, लेकिन इसको जब हम काउंट करते हैं तो उसमें बस 1-2 मंथ ही बचते हैं, इसीलिए उसके नए वर्ष 1211 से 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। अब देखिए इल्तुतमिश को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसे किन किन उपाधियों से नवाजा गया, इसे कौन कौन सा उपाधि दिया गया। तो इसका पहला उपाधि जो था ईश्वर की भूमि का रक्षक,
और ये इल्तुतमिश को कहा जाता है क्योंकि राजा जो बनता है ना, जो सुल्तान बनता है, और उसके राज्य क्षेत्र में जितनी भूमि आती है वो राजा उसका संरक्षक बन जाता है, राजा उसका एक तरह से मालिक बन जाता है। इसी पर आधारित जो ये उपाधि है इसकी ईश्वर की भूमि का रक्षक। इसका मतलब क्या हुआ कि इल्तुतमिश के उसके जो प्रांत थे, जो उसके जितना में उसका शासन फैला हुआ था, उसकी जो वो भूमि थी ना, उसको वो अपने आप को रक्षक मानता था सुल्तान के रूप में। और देखिए दूसरा क्या उसे उपाधि मिला था, तो ईश्वर के सेवक का सहायक, ईश्वर के सेवकों का सहायक, मतलब जो उस समय में सूफी संत हुआ करते थे तो उसे ईश्वर का सेवक माना जाता था। और उन लोगों की को सहायता जो प्रदान करे, उन लोगों की सहायता कौन प्रदान करता था, उसको अपनी छत्र छाया के अंदर कह सकते हैं, अपने राज दरबार में उन्हें सम्मानित करके। तो उस समय राजा कौन था, इल्तुतमिश सुल्तान था। तो ईश्वर के जो सेवक थे उनका सहायक अपने आप को उसने कहा। और क्या कहा, उमर ए उमरा की उपाधि और सुल्तान ए आज़म की उपाधि। इल्तुतमिश से पहले एक याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, कि सुल्तान ए आज़म की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण किया, तो वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश से पहले कोई ऐसा इस्लामिक राजा नहीं था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इल्तुतमिश प्रथम भारत का ऐसा राजा हुआ जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, अब आगे चलेंगे, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठता है। ये मैं आपको बताई हूँ कि 1210 ईस्वी में, एक साल में देखिए 12 मंथ होते हैं, तो 8 साल में 8 माह और कुछ दिन के बाद आराम शाह मारा जाता है। तो 1210 ईस्वी में ही वह गद्दी पर इल्तुतमिश बैठ जाता है। इल्तुतमिश कौन है, तो इल्तुतमिश एक इलबारी तुर्क होता है, इलबारी तुर्क जनजाति का होता है। इसीलिए इल्तुतमिश को इलबारी वंश के नाम से, इसको गुलाम वंश को इलबारी वंश, इसका एक और नाम है गुलाम वंश का नाम। कुछ इतिहासकार इसे इलबारी वंश भी कहते हैं, लेकिन इसे उतनी प्रसिद्धि और मान्यता प्राप्त नहीं हुई क्योंकि इस वंश से मात्र एक ही राजा हुआ, इल्तुतमिश, और इसके बाद इलबारी वंश का कोई राजा दिल्ली के सुल्तान पद पर नहीं बैठा। इसीलिए इसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं हुआ, इसे प्रसिद्धि नहीं प्राप्त हुई। ज़्यादा फेमस दो ही नाम हुआ, गुलाम वंश या मामलुक वंश। आपको यही याद रखना है, मैक्सिमम यही आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और कुछ विद्वानों ने इसे इलबारी वंश भी कहा, ठीक है, क्योंकि ये इलबारी तुर्क जनजाति का था, इसलिए इसे इलबारी वंश कहा। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। कौन था, इल्तुतमिश। ये मैं आपको पहले ही बता दी हूँ। अब आगे चलते हैं। खोखरों के विरुद्ध युद्ध में साहस व कौशल से प्रभावित हुआ और गौरी ने ऐबक को इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया। ये आपको बताया गया है। अब हम आगे चलते हैं, आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। हमारा स्क्रीन पे है, ये देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का इक्तेदार था, सूबेदार था, गवर्नर था, कह सकते हैं। ये भी आपको बताया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पे क्या आपको दिख रहा है, इल्तुतमिश ने सुल्तान पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से प्राप्त की थी। तो ऐसा करने वाला खलीफा से, बगदाद के खलीफा से ये स्वीकृति प्रदान करने वाला, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्रदान करने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था। इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की प्राप्ति की, सुल्तान की पदवी की जो है प्राप्ति की। ऐसा करने वाला इल्तुतमिश पहला शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा नहीं किया। और सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम किसने ली, तो सुल्तान आज़म या सुल्तान की उपाधि से सर्वप्रथम अपने आप को किसने घोषित किया, सुल्तान, तो वो इल्तुतमिश था। और ऐसा सुल्तान जिसने बगदाद के खलीफा से स्वीकृति प्रदान की, वो इल्तुतमिश था। ये पहला था ऐसा शासक। तो
तो खलीफा से अधिकार प्राप्त करने वाला प्रथम शासक बना इल्तुतमिश। इसने सिक्कों पर अपने लिए खलीफा का दूत प्रदर्शित किया। पहले के जो राजा हुआ करते थे, अपने शासन नए नए राजा जैसे जैसे बदलते थे वो अपने सिक्कों में भी परिवर्तन करते जाते थे। कुछ राजा हुए ऐसे जो अपने सिक्कों के पीछे अपना नाम खुदवाते थे या अपना जो चेहरा ऐसे खुदवाते थे या अपने द्वारा घोषित कोई चिन्ह खुदवाते थे। और कुछ ऐसे शासक हुए जो अपने जो खलीफा हुआ करते थे बगदाद के, उनका नाम खुदवाया। तो इल्तुतमिश उन्हीं में से एक था जिसने अपने आप को खलीफा का दूत प्रदर्शित किया, सिक्कों के पीछे लिखा ऐसा कुछ, जिससे लोगों को पता चला कि इल्तुतमिश कौन है। तो खलीफाओं को दूत प्रदर्शित किया, अपने आप को वो क्या मानता था, तो खलीफा का दूत प्रदर्शित किया सिक्कों के माध्यम से। सर्वप्रथम आवासी खलीफा के नाम पर युक्त सिक्के चलाए। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन क्रिएट होंगे ये भी मैं आपको बताते चल रही हूँ। तो आप इसे लिखते चलेंगे, जो बच्चे भूल जाते हों, और इन पॉइंट्स को भी लिखते चलिएगा और इन पे क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी आप लिखते चलेंगे। तो सर्वप्रथम देखिएगा यहाँ क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश कौन था, तो ये इल्बारी तुर्क था। सुल्तान की पदवी ग्रहण किसने किया सर्वप्रथम, तो इल्तुतमिश ने किया। बगदाद के खलीफाओं से अनुमति लेकर सुल्तान के पद पर कौन बैठा, तो इल्तुतमिश बैठा। और अपने आप को खलीफा का दूत किसने प्रदर्शित किया, इल्तुतमिश ने प्रदर्शित किया। और देखिए इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। ये 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, इतने ही पॉइंट से आपके कुछ क्वेश्चन बन गए, ये आप नोट कर लेंगे। और देखेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक। तो यहाँ से भी एकदम बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम वह कौन सा शासक था जिसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। ऐबक के समय राजधानी आपको पता होगा, और नहीं पता होगा यदि तो आप लिख लेंगे कि ऐबक के समय राजधानी लाहौर हुआ करती थी। लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र करने वाला स्थानांतरित करने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश बना। और दिल्ली का शासक तो ऐबक को माना जाता है, लेकिन जहाँ वास्तविक शासक की बात आती है, वास्तविक शासक की बात आती है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बल्कि इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ आपके स्क्रीन पे जो पॉइंट दिख रहा है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स, और जो महत्वपूर्ण है उन्हीं पॉइंट्स को बस लिखा गया है और आपको बताया भी जा रहा है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट्स करते जाएंगे अपने कॉपी में। अब देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ कार्य देखे थे, उसने ज़्यादा कुछ करने नहीं पाया था क्योंकि वो बहुत कम समय तक शासन करता है। अब ये इल्तुतमिश के बारे में हम पढ़ेंगे, इसने क्या क्या कार्य किए, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। तो जो इल्तुतमिश ने कार्य किए उसमें प्रथम कार्य में कौन आता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का नींव डाला था कुतुब मीनार का, और उसे पूरा करने से पहले ही ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन जो के द्वारा नींव रखी गई कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। कौन कराया पूर्ण, तो इल्तुतमिश ने। पहली बार शुद्ध अरबी ढंग से सिक्के चलाए। इल्तुतमिश के क्या क्या कार्य महत्वपूर्ण कार्य थे ये सब भी आप लिखेंगे। उसने चांदी के सिक्के को टंका और तांबे के सिक्के को जीतल के नाम से प्रदर्शित किया। यहाँ से तो पता नहीं कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भविष्य में और भी पूछा जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इक्ता प्रणाली प्रचलित की। तो इसने क्या क्या प्रणाली प्रचलित की, तो उसमें पहला प्रणाली था इक्ता प्रणाली। इक्ता पर भूमि देने लगा वो किसानों को। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, अभी बस पॉइंट के रूप में आप देखते जाइए। इसके कौन कौन से कार्य थे उसमें लिखते जाइए। हाँ, और इक्ता प्रणाली क्या था ये देखिए। 40 गुलामों का संगठन तुर्क-ए-चहलगानी या चरगान चलाया। तो इल्तुतमिश क्या करता है कि 40 गुलामों का संगठन, जो तुर्क गुलाम हुआ करते थे ना, उसका एक संगठन बनाया जिसे तुर्क-ए-चहलगानी नाम दिया और उसको संगठित किया। और उनको क्यों बनाया, तो जो राज्य व्यवस्था थी, इसका शासन व्यवस्था थी, उसके बारे में उनसे सलाह लेने के लिए इसने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया। और इन्हीं 40 तुर्क गुलामों में से एक होता है बलबन, जो आगे जाकर अपना
शासन अगला शासक बनेगा, इसके बाद कुछ और कमज़ोर शासक होंगे और उनको हटाकर बलबन जो होता है, इन्हीं चहलगानी जो तुर्के चहलगानी है 40 गुलामों का संगठन, इसी में से एक निकलता है तुर्क सरदार बलबन, जो दिल्ली के गद्दी पर सुल्तान का पद ये भी धारण करता है। उसके बारे में भी इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे इसके कार्य में। और 5वां पॉइंट क्या है, इसने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। शाही सेना का गठन किया जिसका नाम हस्म-ए-हल्ब कहा जाता था। इसने इल्तुतमिश जो क्या करता है, ये शाही सेना का गठन करता है जिसका क्या नाम रखता है, हस्म-ए-हल्ब। हस्म-ए-हल्ब उसका नाम रखता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इल्तुतमिश ने मिन्हाज-ए-सिराज को संरक्षण प्रदान किया। तो मिन्हाज-ए-सिराज कौन था, तो ये इतिहासकार था। और जो हम ये पढ़ रहे हैं ना मामलुक वंश के बारे में, उसकी पूरी जानकारी मिन्हाज-ए-सिराज की पुस्तक से ही हमें प्राप्त होता है। इसी राइटर के पुस्तक से हमें प्राप्त होता है इन सबों के बारे में जानकारी। जो हम पढ़ रहे हैं इन पॉइंट्स को, तो इन सबों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये इतिहासकार हुआ करता था जिसको इल्तुतमिश ने संरक्षण दिया हुआ था अपने दरबार में। उसका नाम था मिन्हाज-ए-सिराज। के पुस्तकों से हमें गुलाम वंश के बारे में, मध्यकालीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसने क्या किया, जब वो बदायूं का गवर्नर था उस समय उसने हौज-ए-शमसी और शमसी मस्जिद का निर्माण बदायूं में करवाया था। ये भी हो गया। बदायूं में एक जामा मस्जिद भी बनवाया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बदायूं के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने करवाया, ठीक। बख्तियार काकी के सलाह पर शमसी तालाब बनवाया। तो और बख्तियार काकी के नाम पर ही कुतुबुद्दीन, इसका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो था कुतुब मीनार का नींव डालता है। वो अपने नाम पर नींव नहीं डालता है। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव डाला, तो अपने नाम पर नहीं डाला था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सलाह पर उसने कुतुब मीनार का नींव डाला। और इसी बख्तियार काकी के सलाह पर शमसी तालाब बनवाता है कौन, तो इल्तुतमिश बनवाता है। और इसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट हमारा। और क्या कहता है, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु बयाना पर आक्रमण के लिए जाते समय हो जाती है। तो इसकी मृत्यु, अब इसके इतने कार्य थे, ये कौन था और इसने कौन कौन सी महत्वपूर्ण कार्य किए दिल्ली के गद्दी पर बैठ के, ये हमने देख लिया। अब ये जो है इल्तुतमिश, उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है, तो 1211 से 1236 तक वो सुल्तान का पद पर बना रहा। और उसके बाद आक्रमण के बयाना पर आक्रमण करने के लिए जाते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बारे में इससे ज़्यादा हमें कोई जानकारी नहीं है इसके मृत्यु के बारे में, क्योंकि पहले के जो बुक्स हुआ करते थे ना, उसमें जो जो जानकारी दी है उसी पर आधारित जानकारियों को हम पढ़ते हैं, तभी हमें पता होता है। तो जितना उनमें लिखा गया है हम उतनी ही बातों को ना समझ पाएंगे। उससे ज़्यादा डिटेल में और जाने के लिए हमारे पास बहुत कम सोर्स हैं, बहुत कम किताबें हैं मध्यकालीन भारत के बारे में जानकारी के लिए। अब देखेंगे और क्या होता है। ये एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है, बस जो 4-5 लाइनों में लिखा गया है, एकदम शॉर्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है, इसे ध्यान से पढ़ें और मैं आपको समझाते भी चलूँगी। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक, इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाही की गद्दी पर बैठा, लेकिन शासन का बागडोर उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में रही। ये माँ लिखा हुआ है, यहाँ माँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब बागडोर उसकी माँ के हाथों में रही, उसकी माँ का क्या नाम था, शाह तुर्कान। इल्तुतमिश का एक बेटा हुआ करता था और एक बेटी थी, रजिया सुल्तान, बहराम खान, रुकनुद्दीन फिरोज शाही। तो इसके पुत्र और पुत्री के नाम आप सुन लिए। तो इसका जो बेटा था ना रुकनुद्दीन फिरोज शाही, इस जो गद्दी पर बैठा इसकी मृत्यु के बाद, तो ये एक अयोग्य व्यक्तित्व का इंसान होता है
और ये जब गद्दी पर तो ये बैठता है, लेकिन शासन की बागडोर उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में होता है। शाह तुर्कान एक अत्याचारी महिला थी। इसके अत्याचारों से परेशान होकर दिल्ली की जनता ने, तुर्क अमीरों ने इसे पद से हटा दिया। जिन तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया था दिल्ली के गद्दी पर बैठने के लिए, वही तुर्क अमीर इसे पद से हटा देते हैं। किसे हटा देते हैं? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाही को हटा देते हैं। और रुकनुद्दीन फिरोज शाही कौन होता है? इल्तुतमिश का पुत्र होता है। और रजिया को गद्दी पर बैठाया गया। तो रजिया जो होती है इल्तुतमिश की बेटी, ये बहुत ही साहसी महिला होती है। यदि इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि यदि रजिया सुल्तान के बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान एक महिला नहीं होती। रजिया सुल्तान तो एक बहुत बड़े सुल्तानों का जो ये है ना, सुल्तानों का जो नाम लिखा गया है उसमें रजिया का नाम भी ज़रूर शामिल होता। तो रजिया को गद्दी पर कब बैठाया गया? 1236 ईस्वी में। तो इल्तुतमिश मर जाता है और बहुत कम समय के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाही बैठता है गद्दी पर। इससे त्रस्त होकर दिल्ली के जो तुर्क अमीर होते हैं ये रजिया को गद्दी पर बैठाते हैं। कब बैठा था? 1236 के मई के महीने में, मई में रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया जाता है। लेकिन रजिया सुल्तान का भी कार्यकाल बहुत कम होता है बच्चों। बहुत कम समय तक रजिया सुल्तान दिल्ली के गद्दी पर आसीन होती है। इसके बाद इसे कैसे हटाया जाता है, इसके साथ और क्या क्या घटनाएं होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और जल्दी से इसके बारे में पढ़कर अपना क्लास हम समाप्त करेंगे बच्चों। तो आज हम देखेंगे अब रजिया सुल्तान के बारे में। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, रजिया सुल्तान। और इसे समाप्त करके हम दूसरी टेस्ट की ओर चलेंगे। मध्यकालीन भारत और एंशिएंट के कुछ क्वेश्चन आपको उस टेस्ट में मिलेंगे और उसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी की क्लास समाप्त होने के बाद तो रजिया सुल्तान के बारे में जानिए। रजिया सुल्तान, पहले नंबर आप ये लिखेंगे कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान, जिसने प्रथम मुस्लिम महिला जिसने दिल्ली की गद्दी का बागडोर संभाला, दिल्ली पर शासन किया, वो पहली महिला कौन थी? पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। अब रजिया सुल्तान ने क्या क्या किए इसके बारे में हम देखते चलेंगे, इसके बारे में जानेंगे। रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा एवं कुलाह पहनकर दरबार में खुले मुंह आने लगी। जिस समय 1236-37 ईस्वी की जिस समय की ये बात है, उस समय पर्दा प्रथा काफ़ी चरम सीमा पर थी। काफ़ी चरम सीमा पर पर्दा प्रथा हुआ करता था। और जो राजाओं की, जो शासकों की, सुल्तानों की बेटियां हुआ करती थीं और उनकी जो पत्नियां हुआ करती थीं, ख़ास तौर पे जो सुल्तान की बेटियां हुआ करती थीं, ये सब बहुत पर्दा करती थीं। और आम जनता भी उस समय लड़कियों पर, स्त्रियों पर पर्दा प्रथा जो था वो हावी था। उस समय वो अपना मुख नहीं खुला करके नहीं चलती थी, उसे बांध कर चलती थी और अपने सर को बांध के रखती थी, अपने मुंह को बांध के रखती थी। लेकिन जब रजिया सुल्तान के पद पर बैठती है, रजिया जब सुल्तान के पदवी को धारण करती है, तो वो पहला कार्य क्या करती है? पर्दा प्रथा का त्याग करती है, पुरुषों की तरह कुबा एवं कुलाह। तो ये कुबा और कुलाह क्या है? तो जिस समय की घटना आपको बताई जा रही है, उस समय कुर्ते को कुबा एवं पगड़ी को, जो सुल्तान पहना करते थे, पगड़ी कह सकते हैं उसे, आप क्या और कैसे मुकुट कह सकते हैं, उसे कुलाह कहा जाता था। तो उसे पहनकर खुले मुंह दरबार में आने लगी। तो रजिया सुल्तान पहली ऐसी महिला जो दिल्ली के सुल्तान के पद पर बैठी और पर्दा प्रथा का त्याग किया, पुरुषों के भांति अपने कपड़े पहनने लगे। और इसके बारे में देखिए क्या है, बदायूं का इख्तियार के पद पर इख्तियारुद्दीन एतगीन को दिया और अल्तुनिया को भटिंडा का इख्तियार बनाया। ये दोनों रजिया के कृपा पात्र थे।
और रज़िया ने क्या किया, एक इख्तियारुद्दीन अल्तगीन करके एक आदमी था और अल्तुनिया, इन दो लोगों को वो अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है। अधिकारी का पद उस समय इख्तियार या सूबेदार या गवर्नर जो हुआ करता था, ये अधिकारी का पद माना जाता था, बहुत ऊंचा पोस्ट हुआ करता था। तो एक जो रज़िया होती है इन दोनों को, अल्तगीन को और अल्तुनिया को इख्तियार बनाती है। ये अल्तुनिया को भटिंडा का और बदायूं का इख्तियार किसे बनाती है, अल्तगीन को बनाती है। ये दोनों रज़िया के कृपा पात्र हो जाते हैं, ठीक है, कृपा पात्र बनते हैं। जब एबिसिनिया मलिक जमालुद्दीन याकूत को रज़िया ने अमीर याकूर यानी कि अस्तबल का प्रमुख पद नियुक्त किया। अब जब रज़िया बनती है तो कुछ लोगों को जो उसके मतलब जाने माने अच्छे व्यक्तित्व के जिन्हें वो मानती थी, जिससे उनके संबंध अच्छे थे, उन व्यक्तियों को उसने अच्छे अच्छे पद दिए, जिसमें से एक अल्तगीन था जिसे बदायूं का गवर्नर बनाया गया, एक अल्तुनिया था जिसे भटिंडा का गवर्नर या इख्तियार बनाया गया, और एक इसका गुलाम हुआ करता था, कौन, याकूत। याकूत एक गुलाम हुआ करता था। तो रज़िया ने याकूत को भी अस्तबल का प्रमुख यानी कि अमीर याकूर, देखिए प्रश्न कैसे यहाँ से बनेगा कि अमीर याकूर सल्तनत काल में अमीर याकूर कौन सा पद हुआ करता था, ठीक है, सैनिक पद, ठीक, एक आपसे ये ऑप्शन में ऐसा रहेगा, सैनिक पद, अस्तबल का प्रमुख, राजपत्रों की देखभाल के लिए, और सीमा प्रमुख। तो आपको क्या लगाना है, आपको टिक लगाना है अस्तबल प्रमुख। अस्तबल प्रमुख को अमीर याकूर के पद से जाना जाता था सल्तनत काल में। तो रज़िया अमीर याकूर एक गुलाम जो हुआ करता था, रज़िया का गुलाम हुआ करता था याकूत। जमालुद्दीन याकूत को रज़िया ने अमीर याकूर का पद दिया। याकूत रज़िया को घोड़े पर बैठाते समय हाथों का सहारा देता था। अब याकूत जो होता था और रज़िया और याकूत के संबंध में कुछ बातों को सुनिए। तो रज़िया जब याकूत को इतना बड़ा गुलाम को इतना बड़ा पद दे देती है, तो अस्तबल जो होता था, अस्तबल का प्रमुख एक बहुत बड़ा पद हुआ करता था, क्योंकि पहले जितनी भी राजा हुए, शासक हुए, उनके पास युद्ध करने के लिए सबसे पहली सामग्री क्या हुआ करती थी, तो अच्छे किस्म के घोड़े, अच्छे सैनिक। तो उनका प्रमुख बनाना एक बहुत बड़ी ये ऊंची पद माना जाता था, ये अस्तबल का प्रमुख। और रज़िया किसी और, उस समय और भी तो लोग हुआ करते होंगे उसके इसमें, उसका जो दरबार था उसमें और भी तो लोग होते होंगे, लेकिन उन लोगों को ना बनाकर रज़िया एक गुलाम को अस्तबल का प्रमुख एक इतना बड़ा पोस्ट देती है। तो उस पर कुछ इतिहासकारों ने या उस समय वहाँ पर जो विद्यमान थे कुछ और लोग जो उस पद के अपने आप को दावेदार मानते थे, तो उनको वो पद नहीं मिला। इससे रुष्ट होकर वो क्या करते हैं, तो ये अभी भी ये चीज़ें आप देख सकते हैं हमारे समाज में अभी भी प्रचलित हैं, और ये बहुत पहले से आती जा रही हैं। जो याकूत होता है वो रज़िया को, जब रज़िया घोड़े पर बैठने लगती है तो अपने हाथ ऊपर उसके सामने ऐसे रख देता है, जिसके सहारे से रज़िया घोड़े पर बैठती है। तो इन सब बातों को जानकर, इन सबों को पढ़कर कुछ जो हमारे इतिहासकार हुए, लेखक हुए, जो हिस्ट्री लिखे, उसने इसके संबंध पर याकूत और रज़िया के संबंध को प्रेम संबंध होने का आरोप लगाया, और किसी इतिहासकारों ने इसे नकारा भी, कुछ ने इसका संबंध होने का आरोप लगाया, और कुछ इतिहासकार इसके विरोध में भी थे। तो याकूत के साथ इसके जो संबंध बताया गया, ये कुछ हमारे इतिहासकारों ने कुछ ऐसा बताया, और इसके संबंध के बारे में और ऐसा मतलब करता हुआ देखकर उस पद के जो और कुछ दावेदार थे ना, वो रज़िया के साथ क्या गेम करते हैं, ये देखिए कैसे वो षड्यंत्र करके और रज़िया को गद्दी से उतारना चाहते हैं। क्योंकि वैसे भी रज़िया एक महिला थी और उस समय तो महिलाओं को काफ़ी हीन दृष्टि से देखा जाता था।
इस्लाम धर्म जो था उसमें महिलाओं को शासन के लिए नहीं माना जाता था, और उस समय महिलाओं को घर में अपने जो उस समय उनका सुल्तानों की जो वहाँ की जो सुल्तान हुआ करते थे वहाँ की औरतों को एकदम पर्दे में रहने की वो था, रहने की व्यवस्था थी। जो राजकाज थे उसमें इंटरफेयर के लिए उसमें किसी प्रकार का कोई भी कार्य महिलाएं नहीं करती थी, ना ही कोई किसी जो राजा ने कुछ आदेश दिए उसका अनुपालन नहीं कर सकती थी। राजा जैसे कहते थे वही हुआ करता था। उसमें रानियों का, उसमें वहाँ की औरतों का, स्त्रियों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। इस समय ऐसी स्थिति में जब रज़िया शासक बन के आती है, दिल्ली का सुल्तान बनती है रज़िया, तो बहुत से लोग इसके विरोध में भी रहते हैं। तो रज़िया को उसके पद से हटाने के लिए किस प्रकार से षड्यंत्र किया गया और रज़िया को हटाया गया, इसके बारे में जानेंगे। और रज़िया की मृत्यु कैसे हो गई, उसे मारा कैसे गया, इसके बारे में हम जानेंगे। और रज़िया का चैप्टर आज क्लोज करेंगे रज़िया के मृत्यु के बाद, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम चलेंगे। तो जल्दी हम देख लेंगे कि रज़िया की मृत्यु कैसे होती है। तो रज़िया इनका विद्रोह देखिए, एक पॉइंट छूट गया। यक्तगीन जो था, इख्तियारुद्दीन यक्तगीन जो था, जिसे बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया गया था, ये तो रज़िया का कृपा पात्र था। इसे रज़िया ने अच्छा पद दिया था, तो इसे तो रज़िया के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था ना। लेकिन लालच के वश में आकर यक्तगीन जो था भटिंडा के सूबेदार यानी कि अल्तुनिया जो था, अल्तुनिया के इशारे पर वो ये दोनों, जिसे वो अपना कृपा पात्र मानती थी, जिसे उसने ऊंचे पोस्ट दिए थे, यक्तगीन और अल्तुनिया को भटिंडा का बनाया था ना, मैं अभी तो आपको बताते चली हूँ। तो ये दोनों क्या करते हैं, अपने आपस में मिलकर, और अल्तुनिया के इशारे पर यक्तगीन के इशारे पर भटिंडा का जो सूबेदार अल्तुनिया जो था, भटिंडा का सूबेदार, वो विद्रोह कर देता है। और जब रज़िया को इसका पता चलता है, रज़िया ये जानती है कि भटिंडा का सूबेदार, जिसे वो कृपा पात्र अपना मानती थी, जिसे वो अपने इच्छा के अनुसार उसे गद्दी पर, उसे सूबेदार का पद नियुक्त की थी, इक़्तिदार का पद दी थी, वही उसके विद्रोह में खड़ा हो गया। तो उसका विद्रोह को दबाने के लिए रज़िया सुल्तान भटिंडा की ओर जाती है। और राजधानी में अब क्या करते हैं, जब राजधानी में छोड़कर ही तो रज़िया सुल्तान जाती है भटिंडा की तरफ, तो भटिंडा की तरफ जाती है तो राजधानी जो होती है दिल्ली, वहाँ का पद खाली हो जाता है। और रज़िया को वैसे ही सब लोग, उसके जो दरबारी थे, उससे उसका अच्छा संबंध नहीं था, उससे जलते थे, उसको लोग हटाना चाहते थे। और उन लोगों को अच्छा एक मौका मिल गया कि रज़िया अभी भटिंडा की ओर गई है, तो राजधानी में कुछ तुर्क अमीर अल्तुनिया को समर्थन दे देते हैं। वही अल्तुनिया जो बदायूं का इख्तियार जिसे नियुक्त करती है, और अल्तुनिया के ही इशारे पर देखिए क्या होता है कि अल्तुनिया जो होता है उसके इशारे पर ही भटिंडा में यक्तगीन के इशारे पर भटिंडा के शासक जो वहाँ का उस समय इख्तिदार होता है अल्तुनिया, वो विद्रोह करता है। और जब रज़िया उनके विद्रोह को दबाने के लिए जाती है, तो राजधानी में कुछ तुर्क जो अमीर हुआ करते थे, वो अल्तुनिया को समर्थन दे रहे थे। तो अमीरों ने याकूत की हत्या करवा दी। अब याकूत की हत्या क्यों करवाई, ये आप सोच रहे होंगे। तो याकूत जो होता है ना, इसे कुछ लोग, मतलब इसके जो संबंध थे रज़िया के साथ अच्छे हुआ करते थे, तभी तो इसके और याकूत के बीच में, यानी कि रज़िया और याकूत के बीच में प्रेम संबंध की बातें भी आई हैं। तो इससे आप ये सोच सकते हैं कि उस समय इन लोगों का ज़रूर संबंध अच्छा रहा होगा, इन लोगों के बीच में अच्छा संबंध रहा होगा, तभी तो उसके साथ प्रेम संबंध के बारे में, प्रेम संबंध की चीज़ें आपके सामने आए। तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि रज़िया का सबसे पहले जो उसका समर्थक है याकूत, उसकी हत्या करवाई जाए। और जब अभी रज़िया भी यहाँ पर नहीं है, तो ये अच्छा मौका समझते हैं, तुर्क अमीर और याकूत की हत्या करवा देते हैं। अल्तुनिया ने रज़िया को पराजय करके और कैद कर लिया। अब देखिए अल्तुनिया क्या करता है, अल्तुनिया जो होता है भटिंडा का इख्तिदार, उसको दबाने के लिए, उसके विद्रोह को दबाने के लिए जब रज़िया जाती है, तो रज़िया को पराजित करके अल्तुनिया उसे कैद कर लेता है। इधर याकूत भी मारा गया, उधर रज़िया कैद हो गई। ठीक है,
क्योंकि ये सब चाल के तहत हो रहा था ना, एक षड्यंत्र था रज़िया को गद्दी से हटाने के लिए। तो इस षड्यंत्र में जो अल्तुनिया हुआ और दिल्ली के तुर्क अमीर हुए, और कौन था, एर्तगीन, ये 3-4 लोग शामिल थे। और इन लोगों ने मिलकर रज़िया के साथ क्या किया, धोखेबाजी की ना धोखेबाजी, क्योंकि जिसे नियुक्त किया वही उसके खिलाफ खड़े हो गए। तो इस प्रकार रज़िया ने जिन दोनों को अधिकारी पद दिया, इनके पतन के कारण भी वही बने। बिल्कुल सही बात है, जिनको ये दो अधिकारी पद पर नियुक्त की थी, वही दोनों इसके पतन के कारण भी बने। और देखिए, रज़िया को कैद होते ही दिल्ली में तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। तो ये तुर्क अमीर कौन है, आपको पता चल रहा है? तुर्क अमीर, बार बार ये जो शब्द आ रहा है, तो ये वही तुर्क अमीर है जो अली इस्माइल इल्तुतमिश को बैठाया था। और इल्तुतमिश क्या करता है, इन तुर्क अमीरों को एक 40 लोगों का एक संगठन, 40 तुर्कों का अमीर हुआ करते थे, उन लोगों का एक तुर्क जहारगानी बना देता है, एक ग्रुप बना देता है। ये आप सोच सकते, ये आप मतलब समझने के लिए कह सकते हैं। तो ये जो 40 लोग सरदारों का जो ग्रुप हुआ ना, इन सरदारों में ऐसी भावना आने लगी, लालच की भावना आने लगी कि जब देखें कि कोई दिल्ली पर योग्य शासक नहीं मिल रहा है, तो अपने इशारे पर शासक बनाने लगे, अपने से शासक चुनने लगे। और उन शासक, वो जो शासक नाम मात्र के बनाए गए, उनके पीछे कौन कार्य करते रहा, तो ये दिल्ली के जो तुर्क अमीर थे, यही तुर्क अमीर उनके पीछे कार्य करते रहे। मतलब उन्हें अपनी इशारों पर उनसे कार्य करवाते रहे। और नाम मात्र का शासक किसे नियुक्त कर दिया, बहराम शाह। ठीक है, एक आराम शाह था, वो अलग था, और ये बहराम शाह है, ये इल्तुतमिश का पुत्र है। ये भी बहुत ही अयोग्य इंसान था, और इसे गद्दी पर नाम मात्र के लिए बैठाया गया। इसके पीछे कार्य कौन करते रहा, तो दिल्ली के जो तुर्क अमीर थे, इन्हीं का सब रचा हुआ ये खेल था। क्योंकि रज़िया एक तुर्क होते हुए भी, एक महिला, एक अच्छा शासी होते हुए भी, एक अच्छा सैन्य उसमें ताकत थी, एक अच्छी सुदृढ़ महिला थी, लेकिन उसके बाद भी वो सफल नहीं हो पाई, क्योंकि उसके विरोध में काफ़ी लोग हो गए थे, उसके विरोधी अधिक हो गए थे। तो अब देखिए, बहराम शाह जब गद्दी पर बैठा तो रज़िया क्या करती है, यहाँ आप देखिए कि जो एल्तगीन और अल्तुनिया, इन्हीं लोग ना सर्वप्रथम इसमें रज़िया को हटाने से, पद से हटाने का जो पहला कदम था, किसने उठाया, तो अल्तुनिया ने उठाया। भटिंडा पर विद्रोह किया, तभी तो ये रज़िया गई राजधानी छोड़कर, और फिर राजधानी में वहाँ सब इसको मार दिए। इस रज़िया का जो समर्थक था उसको मार दिए सब, और उसको मार दिए। उसके बाद जो एल्तगीन था, और एल्तगीन जो था, वो और तुर्क अमीर मिलकर, वो दोनों मिलकर जो इसका गुलाम हुआ करता था, जिसे अमीर याकुर की पदवी धारण कराई थी रज़िया। ये आपको मैं बताई हूँ ना, किसे किया था, रज़िया ने किसे नियुक्त किया था, इसका पद दिलाया था, अमीर याकुर का पद दिलाया था। तो इसके बाद रज़िया क्या करती, तो ऐसा ये सब अल्तगीन और एतगीन मिलकर ऐसा करते हैं। और उन लोगों को लगता है ऐसा, उन दोनों को ऐसा लगता है कि हमने जो कार्य किया, इसका परिणाम, इसका जो फल होता है, इसका जो लाभ है, उसे प्राप्त नहीं हुआ। जैसे पॉइंट आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं, हमारा पॉइंट क्या कह रहा है। रज़िया को सुल्तान के पद से हटाने के लिए अल्तगीन ने जो भूमिका निभाई, उसका लाभ उसे प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि अल्तगीन जो था वो सोचता था कि मुझे सुल्तान बनाया जाएगा, दिल्ली के गद्दी पर बैठाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो भूमिका तो बहुत बड़ा अदा किया रज़िया को हटाने के लिए, रज़िया को उसी ने तो पराजित करके कैद किया था, तो भूमिका तो बहुत बड़ी निभाई, लेकिन उसका उसे फल नहीं मिला। तो इससे नाराज़ होकर अल्तगीन क्या करता है, उसने रज़िया से विवाह कर लेता है। वो रज़िया को कैद से मुक्त करता है और रज़िया से विवाह कर लेता है, और कुछ जनजातियों का समर्थन लेकर
राजपूतों का समर्थन लेकर, जाटों का समर्थन लेकर एक सेना एकत्रित करता है। अब देखिए, जो ये था याकूत जो था, जिसे मरवा देते हैं, सब मार देते हैं, वो रज़िया का, जिसके साथ कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि उसका प्रेम संबंध चला उसके साथ, तो वो तो मारा गया। इधर रज़िया कैद हो गई और अल्तुगिन को उसका लाभ भी नहीं मिला रज़िया को कैद करने के लिए। तो वो क्या करता है, सोचता है कि चलो रज़िया को छोड़ देते हैं और इसके माध्यम से हम गद्दी पर फिर से अपनी दावेदारी करेंगे। तो रज़िया से विवाह कर लेता है और विवाह करके और सेना एकत्रित करता है। कौन कौन सी सेना, तो उसमें राजपूत, जाट और कुछ जनजाति, पंजाब हरियाणा के आसपास की कुछ जनजातियों का एक सेना एकत्रित करता है और सेना को लेकर दिल्ली की ओर कूच करता है। लेकिन इस जो युद्ध होता है, युद्ध बहराम शाह और किसके बीच में, बहराम शाह और अल्तुनिया के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में अल्तुनिया जो है पराजित होता है। पराजित होकर अल्तुनिया और रज़िया, पराजित होने की वजह से अल्तुनिया और रज़िया को भटिंडा वापस आना पड़ता है। युद्ध में पराजय हो गई तो वहाँ से अल्तुनिया और रज़िया दोनों अपनी जान बचाकर भटिंडा की ओर भागते हैं और इसी भागते समय वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं, आराम करने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। और जब वो आराम करने के लिए रुकते हैं तो देखिए ऐसा हुआ रज़िया के साथ कि उसी समय रज़िया पर कुछ डकैतों ने हमला कर दिया और उन डकैतों के हमले से रज़िया भी मर गई और अल्तुनिया भी मारा जाता है। तो रज़िया और अल्तुनिया दोनों का चैप्टर क्लोज हो जाता है, दोनों मर जाते हैं। कौन इन्हें मारता है, तो डकैतों के हमले के दौरान ये मारे जाते हैं। तो यहाँ रज़िया का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आप देख लिए, रज़िया के बारे में भी पढ़ लिए। आज हमने कितने कितने लोगों के बारे में, कितने शासकों के बारे में पढ़ा। तो आराम शाह के बारे में पढ़ा, ऐबक के बाद आराम शाह आया, उसके बाद इल्तुतमिश आया, उसके बाद इल्तुतमिश का बेटा उसको बैठाया गया और उसके बाद रज़िया बैठी, उसके बाद इल्तुतमिश का तीसरा बेटा बहराम शाह गद्दी पर बैठा। शाह तुर्कान के हाथों में आया। इल्तुतमिश का जो दूसरे बार इल्तुतमिश मरा तो उसका जो दूसरा बेटा था ना, वो योग्य कहाँ था, उस लायक नहीं था। रुकनुद्दीन फिरोज शाही जो था, ठीक है, वो योग्य नहीं था, इसलिए उसकी माँ शासक का कार्यभार संभाली। वो कैसी थी, निहायत ही अत्याचारी महिला थी। उसके अत्याचार से दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई। तो फिर उन लोगों ने मिलकर उसे गद्दी से हटाया और रज़िया को बैठाया। रज़िया भी बहुत कम समय के लिए शासक बनी। रज़िया पहली मुस्लिम शासिका जो दिल्ली पर के पद पर बैठी, सुल्तान के पद पर बैठी। रज़िया के बाद बहराम शाह बैठता है। उसके बाद और ये दिल्ली सल्तनत में जो मामलुक वंश का एक और पार्ट बच जाता है। इसके बाद मामलुक वंश हमारा स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश समाप्त हो जाएगा। तो 1 घंटे की एक और क्लास होगी बच्चों, जिसमें आपका मध्यकालीन भारत के अंदर हम जो तुर्क आक्रमण पढ़े, अरब आक्रमण पढ़े, फिर दिल्ली सल्तनत में मामलुक वंश, पहला वंश जो हुआ था 1206 ईस्वी में, जिसका संस्थापक कौन था, ऐबक था, और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। तो ये सब बार बार आपको मैं रिपीट करके बता रही हूँ। इसका क्या रीज़न है, इसका एक ही रीज़न है कि ये फैक्ट्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको एकदम याद होने चाहिए। तो बच्चों चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए ये यूज़फुल वीडियो था, आपके लिए किसी ने मेहनत किया है, तो उसके मेहनत को सफल बनाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि ये आपको पढ़ाया जा रहा है बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी लालच के वश में आए आपको ये क्लास अटेंड कराई जा रही है। तो इसका आप हमें बस यही चाहिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मैक्सिमम विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंचाइए। बस हमें इतना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार बच्चों, जय हिंद।